दोस्तों आखिर नासा अपने एस्ट्रोनॉट को किस तरह से ट्रेन करता है, आज की इस वीडियो में हर एक प्रोसेस से गुजरेंगे और देखेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जिसकी वजह से आप एक नासा के एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर एस्ट्रोनॉट बनना इतना ज्यादा हार्ड क्यों है कि 2017 में 18,300 लोगों ने अप्लाई किया लेकिन सिलेक्ट हुए केवल 11। और यू विल बी शॉक टू नो कि इन सभी के पास डॉक्टरेट और मास्टरेट डिग्री थी, फिर भी ये मेंटली फिट नहीं थे, इसीलिए इन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करता है। हर 4 साल में नासा बैच को लॉन्च करता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। जैसे कि रिसेंटली 2021 के मिशन के लिए उसने 2020 में वैकेंसीज लॉन्च की थी। और अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं इसके कि आप एक एस्ट्रोनॉट के लिए सिलेक्ट हो। जैसे कि 2013 में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए 6,000 लोगों ने अप्लाई किया लेकिन सिलेक्ट हुए केवल 8। वैसे 2017 में करीब 18,300 लोगों ने अप्लाई किया और सिलेक्ट हुए केवल 11। अब एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक डॉक्टरेट या मास्टरेट की डिग्री चाहिए, या तो मैथ्स के फील्ड में आपको डिग्री चाहिए, यानी कि किसी स्टेम सब्जेक्ट में आपको डिग्री चाहिए ही होती है और उसके साथ उसका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये चीज तो इजी ही साउंड करती है क्योंकि अगर कोई भी बंदा साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो वो ये सब तो करता ही है। लेकिन आखिर फिर जब इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड इंसान होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है तो आखिर उनमें से केवल 11 लोग ही सिलेक्ट क्यों होते हैं। अब एक बार के लिए सोचो, आपने लगभग कई साल लगा के डॉक्टरेट और मास्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली और नासा में आपने करीब 2 साल फूक भी दी अपनी ट्रेनिंग में, उसके बाद कोई सामने से आकर बोलता है आप ये चीज डिजर्व तो करते हो लेकिन हमारे पास आपके लिए वैकेंसीज नहीं है। जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से केवल 0.1% लोगों की हमें जरूरत है। तो ये चीज तो काफी अनफेयर हो जाती है ना। अगर देखा जाए तो नासा का एस्ट्रोनॉट बनना एक जैकपॉट की तरह है जिसको अचीव तो सब करना चाहते हैं, लेकिन आपने सारी मेहनत सारी रिसर्च करने के बाद भी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो भी लॉटरी जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं। देखिए, जो भी आदमी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई करता है वो अनगिनत स्किल्स को सीखता है, जैसे कि डाइविंग, प्लेन उड़ाना और सोशल में अच्छी तरह से डील करना। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन सारी स्किल्स का क्या काम स्पेस में। भाई, स्पेस में नदियां नहीं बह रही और वहां पर आपको जहाज भी नहीं उड़ानी। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए अपनी एप्लीकेशन की वजह से तो बस फिर उसके बाद तो आप चांद पर जाके कदम ही रखोगे। इन एंड मूवमेंट भी आप डिससिलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो नासा के एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तो आपको हर एक छोटी सी बड़ी स्किल को भी बताना चाहिए उस एप्लीकेशन में। पता नहीं नासा को कौन सी पसंद आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन होना इज नॉट लास्ट। इसके बाद भी 2 से 2.5 साल की इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट्स को ताकि उन्हें ये सब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जैसे कि रॉकेट लॉन्च हुआ तो जी फोर्स की वजह से सारे एस्ट्रोनॉट बेहोश हो गए। फिर ऑर्बिट से बाहर आते समय कोई पुर्जा खराब हो गया तो उसे ठीक कौन करेगा अगर नहीं आता एस्ट्रोनॉट्स को। तो यानी जो भी साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर अप्लाई करते हैं एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उनके पास तो बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। लेकिन स्किल आपकी काम में नहीं आएंगी जब आप आउटर स्पेस में हो, तो तब आपके काम में आएगी आपका विल पावर, आपका क्विक डिसीजन। क्योंकि जब आप एक बार स्पेस में गए तो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है और बहुत ही छोटे से चांसेस होते हैं कि आप एरर करने के बाद भी जिंदा हो। इसीलिए जब आप इन सभी स्किल्स को पहले से ही सीख कर आओगे तो जो भी ट्रेनर्स होते हैं उनको कम टाइम देना पड़ेगा आप पर, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी आगे रहोगे दूसरे एस्ट्रोनॉट से। और अगर मान लो आप कहीं पर गए आउटर स्पेस में, वहां पर सारा मिशन परफॉर्म कर आपने डिटेल जो भी लाई अर्थ पर, उन सबको समझाना भी तो चाहिए ना आपको इजी भाषा में दूसरे लोगों को। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही घटिया हुई तो आप स्पेस में जाने के बाद भी एक यूजलेस एस्ट्रोनॉट्स कहलाओगे। और इसीलिए ये सारी स्किल्स सिखाई जाती है एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के टाइम। बट यू नो हाउ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो नासा को इंटरव्यू में ही पता चल जाता है कौन सा एस्ट्रोनॉट कितना ज्यादा मेंटली फिट है और वो कौन सी स्टेट में है।
इसके बाद सबसे पहला पड़ाव आता है फ्लाइंग द नासाज ST-38 ट्रेनिंग जेट। लेकिन इसमें आप टीम के साथ उड़ते हो तो आप दो चीजें सीखते हो कि कैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव करना है मिशन के वक्त, और दूसरा कि आप जी फोर्स को झेल सको। लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ISS एंड द स्पेसक्राफ्ट, जिसके लिए उन्हें ले जाया जाता है न्यूट्रल बायोनेसी लेबोरेटरी यानी कि NBL। ये बेसिकली एक स्विमिंग पूल होता है जो कि 62 मीटर लेंथ में होता है, 31 मीटर ब्रेथ में होता है और 12 मीटर इसकी गहराई होती है, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 22.7 मिलियन लीटर्स की होती है। अब देखिए, इस बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर ISS और स्पेसक्राफ्ट के सारे जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनके रेप्लिकाज रखे होते हैं, और इन सभी चीजों को सीखने के लिए करीब 7 घंटे तक एस्ट्रोनॉट्स को पानी के अंदर बिताने पड़ते हैं, जिसके दो फायदे हैं। देखिए, पानी की बोयंसी की वजह से आपको स्पेस की जीरो ग्रेविटी जितना एहसास भी हो सकता है, और स्पेसक्राफ्ट और ISS के सारे पुर्जों के बारे में आप काफी आसानी से सीख भी सकते हैं। देखिए, ISS में लगा मॉड्यूल का रेप्लिका जो कि रशिया से है, वो रशिया में स्टार सिटी स्पेस सेंटर में रखा गया है, और वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, यानी कि हर एक एस्ट्रोनॉट जो कि ISS में जा रहा है वो कंपलसरी है कि उसे रशियन भी सीखनी पड़े। इसके बाद एस्ट्रोनॉट को कई सारी माइक्रोग्रेविटी की ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है, जैसे कि KC-135 और द प्रेसिजन एयर बेयरिंग फ्लोर। अब KC-315 में होता यह है कि पहले तो एस्ट्रोनॉट्स को हवा में ले जाया जाता है, उसके बाद इसके मॉड्यूल्स कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वो लोग 15 से 20 सेकंड के लिए फ्लोट करने लगते हैं, और धीरे धीरे उन्हें इस चीज की आदत होने लगती है। कि काफी सारी उल्टियां करने के बाद। लेकिन केवल आदत होने से आप स्पेस में सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए आपका फिर बारी आता है द प्रेसिजन बेयरिंग फ्लोर, जहाँ पर एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट बहुत स्मूथली वहाँ पर फ्लोट करता रहता है, और इस चीज को आपको एक्सट्रीम पावर लगाकर स्टॉप करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी साउंड करता है, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा स्मूथली फ्लोट करती है। इस चीज को रोकना, इसको फ्लोट कराने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद बारी आती है सर्वाइवल ट्रेनिंग की। अब ये चीज भी काफी ज्यादा हार्ड है। ये चीज इसलिए कराई जाती है क्योंकि हो सकता है जब आपका स्पेस शटल वापस धरती पर आ रहा हो तो जहाँ पर लोकेशन डिसाइड की गई हो वहां से कहीं दूर जाकर वो आपका कैप्सूल गिर जाए। हो सकता है कहीं स्नो वाले एरिया में, कहीं जंगल में, कहीं केव में, या फिर कहीं पानी में आपको कई दिन बिताने पड़ जाएं। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को एक्चुअल ऐसी लोकेशन पर ले जाकर कैंपिंग सिखाई जाती है, पानी में सांस लेना सिखाया जाता है, ताकि वो एक्चुअल ऐसी सारी चीजें सीखकर वापस आए, और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब ये भी सच है कि इसरो अपने मैन मिशन के लिए फ्यूचर में प्लान कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड प्रोसेस के बावजूद भी क्या आप ये सपना साकार करना चाहोगे? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।